राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसदीय व्यवस्था और जनता की अपेक्षा विषय पर एक सेमिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति का अर्थ सिर्फ सत्ता नहीं है, इसमें धर्म नीति और लोक नीति भी शामिल है। यह सेमिनार जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। हम लोग स्वाधीनता की 75 साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लोकतंत्र की तरफ पूरी दुनिया का एक प्रेरणा के रूप में एक ध्यान है। हमारा जो लोकतंत्र है वो 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें से एक स्तंभ है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। दूसरी जो हमारी स्तंभ है वो है एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो प्रशासन को चलाते हैं, वो हमारा दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ जो है वो मीडिया है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट की बात आदरणीय जोशी जी कर रहे थे, उसको अगर इस देश में कायम रखना है तो मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोकतंत्र का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है। और चौथा जो पिलर है वो है हमारा संसदीय लोकतंत्र। हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारी विधानमंडल, विधायिका, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसके आधार पर यह लोकतंत्र खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से यह कहना आसान है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ क्या है, ये एक बार हम सबको विचार करके सोचना होगा। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए लोकतंत्र के माध्यम से समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन को सस्टेनेबल करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, उसी से समाज का और राष्ट्र का निर्माण करना, ये लोकतंत्र का मकसद है। We need to understand what is the difference between letter and spirit. जो कानून लिखा जाता है वो लेटर है, We need to understand spirit. और ये लोकतंत्र का स्पिरिट समझकर आप जैसे प्रमुख लोग इस लोकतंत्र के भविष्य को आकार देते हैं और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से समाज की, व्यक्तियों की, नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं को हम लोग उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसका ये प्रभावी माध्यम है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होगी, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण जो है, पावर पॉलिटिक्स है, दैट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण का पर्याय शब्द है राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। सोशल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स का अर्थ केवल सत्ता कारण समझते हैं। राजनीति का अर्थ है लोक राजनीति, बृहत्तर राजनीति, धर्म नीति और स्वाभाविक रूप से इसका जो अर्थ है जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और संपत्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का आधार लो। और दूसरी बात मैं कहता हूं अक्सर, जो मेरा प्रिय विषय, कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। आपके जयपुर जैसे हमारा शहर है, हमने टॉयलेट का पानी जो निकला, सीवेज वाटर, वो बेच दिया है। 300 करोड़ रुपए में साल के कमाते हैं हम, 300 करोड़ टॉयलेट का पानी बेचकर। नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप and the technology that you can convert waste into wealth. The knowledge into wealth and waste into wealth is depending upon the
विजन ऑफ द लीडरशिप। आप ये कर सकते हैं, यू कैन मेक मिरेकल्स, और आपकी अप्रोप्रिएट विजन भविष्य को बदल सकती है। संसदीय लोकतंत्र उससे यशस्वी होगा, जनता की अपेक्षाएं पूरी होगी और राष्ट्र समृद्ध और संपन्न बनेगा। और इस काम में आप सबको भगवान बहुत बहुत ताकत और शक्ति दे और आपके हाथ से अच्छा काम हो, इसलिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी उपस्थित रहे। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, आपका आज विश्व भर में सबसे बड़े राजनीतिक दल में ही नहीं पर हमारी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मनु, जदों जानकारी मिली कि तुसी साडे विच शामिल हो रहे हो, मैं तुहानूं कहा मनु बहुत ही खुशी हुई, दिलों खुशी हुई। इसलिए ਉਹਦੇ कई कारण ने। एक तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरा रिश्ता मैं ਜਦੋਂ सुना कितना पुराना हैगा, मेरी प्रिविलेज सी कि ਜਦੋਂ ज्ञानी जी पहले गृह मंत्री सीगे, ਉਹਦੇ बाद राष्ट्रपति बने, उस वक्त सानू थोड़ा जिहा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिलिया। सरदार इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। पर ਤੁਸੀਂ भारतीय जनता पार्टी शामिल होए हो, मैं समझना जिहड़ी साडे सामने अजकल चैलेंजेस है पंजाब विच भी बाकी जगह, तुसी जो समाज सेवा की है कई एरियाज विच, उहदे नालों मैनूं लगदा है कि तुहाडा साडे नाल जुड़ने सानू भी स्ट्रेंथ मिलेगी ते तुहाडा जिहड़ी तुहाडी समाज सेवा है उहदे च असीं भी शामिल होकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करांगे। तो मैं समझता हूं आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जो बाकी हमारे भाई लोग आए हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आज बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादाजी ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। ज्ञानी जी की एक तमन्ना थी कि इसमें पार्टी में ना जाकर मैं बीजेपी में जाऊं। ये 3-4 साल से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, अपने समाज को, विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा कर रहा हूं और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया घूमने के बाद काफी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूं। और उसी दरमियान जो तमन्ना मैंने आपको बोली थी कि ज्ञानी जी की तमन्ना थी, और मैं स्पेशली अपने बड़े भाई रामचंद्र जांगर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से आज मैं यहां बैठा हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने 167 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनता ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, हीला हवाली इत्यादि के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। नहीं, अभी तो अब जब तक देखिए कोरोना वाले के चलते, अभी अगर स्थिति ठीक रहेगी तो क्यों नहीं करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने चूंकि कोरोना का भी तो हम लोग सब चीज़ को अलाउ किए हैं, लेकिन यही आग्रह करते हैं कि बहुत भीड़ मत लगाइएगा, इतना भर आग्रह करते हैं। और कई जगह पर जो कोई बाहर से लोग आते हैं तो उसके टेस्ट का इंतजाम, हर चीज़ का, वो सब भी हम लोग रखे हुए। कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी रखेंगे हम लोग कि कहीं बाहर से आ रहे हैं तो ये हो जाए कि कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन अभी तो इस पर निर्भर करेगा, उस समय की स्थिति सामान्य रहेगी तो सब कुछ होगा। अगर मान लीजिए अचानक कुछ हो गया तब तो कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं भाई कि ऐसी स्थिति नहीं आए, सजगता रहते कि यही हुए हैं, हर तरह से कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ तो हम देखते हैं कि लोगों में
अलर्टनेस है। और आप देख लीजिए टीकाकरण कितना तेजी से हो रहा है। अब शहरों का जरा जान लीजिए, अब उसके बाद अब गांव-गांव का किया जा रहा है। तो पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण, तो जान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा हम लोग करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। उतना तो हम लोगों ने रखा कि जरूर इतना करेंगे। अब जितना तेज़ी से करवाने की कोशिश हो रही है हर जगह और करवाएं, ताकि लोग सुरक्षित हों। और दूसरा, टेस्ट हम बराबर कहते हैं, निरंतर टेस्ट भी करना। हमने तो कह दिया अभी करीब 1.25 लाख तक कर देते हैं। हम रोज़ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को एवरेज 2 लाख टेस्ट की जरूर करना। तो उसके लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है हर जगह। टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। जानते हैं टेस्ट होता है, अगर एक आदमी का निकल गया पॉजिटिव, अगर पता नहीं चला तो उस बेचारे को भी मालूम नहीं, अगल बगल के आदमी को भी मालूम नहीं, तो कितना लोगों का फैल जाएगा। इसलिए देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना कम, और प्रतिदिन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और जरा सा भी कहीं पर होता है तो वहाँ पूरा का पूरा अलर्ट करके, और इसके अलावे भी हम लोग कह रहे हैं कि लोगों को भाई अलर्ट करने के लिए लोग प्रचार भी कर रहे हैं उसी तरह से गांव-गांव ये सब तो कर रहे हैं। उनको भी कहा गया है कि भाई सब लोग अपने पार्टी में अपनी जगह पर जो और भी कोई समस्या को लेकर के आए तो उसकी बात सुनिए, और अपने डिपार्टमेंट में भी देखिए और दूसरे डिपार्टमेंट का भी रहे, वहाँ भी तुरंत उस डिपार्टमेंट को सूचना दीजिए। ये भी कहा गया। इसे सब कर रहा है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं, कोई एक पार्टी नहीं है। आप एनडीए में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी हो, जेडीयू हो, ये कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा सब लोग कर रहे हैं, चारों पार्टी के लोग कर रहे हैं, सब लोगों को कहा गया है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सरकार की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर लगातार हमलावर कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार की नवरत्न कंपनी कॉनकोर में डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा की। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने केंद्र पर जानबूझकर इस फायदे में चल रही कंपनी को प्राइवेट हाथों में भेजने की कोशिश का आरोप लगाया और इस संदर्भ में अन्य जानकारी दी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है ये कंपनी? ये कंपनी ड्राई पोर्ट्स मैनेज करती है, कंटेनर्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह माल का हस्तांतरण करती है, और ये कंपनी एक नवरत्ना कंपनी है। इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस कंपनी के 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 1989 में इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है। इस कंपनी के पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोज मतलब जहाँ पे जैसे एक तुगलकाबाद में है, जहाँ पे आपके पास में एक जगह है, एक ज़मीन है जो किससे मिली है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज की तारीख में इसके पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपो है। इस वर्ष मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 503 करोड़ रुपया। नेट प्रॉफिट, लॉस में नहीं है।
और इससे पहले के भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हर साल दर साल ये कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। इस कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप है लगभग 40,000 करोड़। ये इसकी वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में 2020-21 में जो डाटा आया उसके हिसाब से। अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी 54.8% जो हिस्सा है कॉनकर का, उसमें से 30.8% हिस्सा एक प्राइवेट पार्टी को डिसइन्वेस्ट करेगी और इसको इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दे दिया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया। हजारों एकड़ की जमीन इस कंपनी के पास कहां पर है? रेलवे साइड के आसपास। और भारतीय रेल 2020 से लीज लेती है 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर ईयर लीज लेती है। सरकार सोच रही है कि इस लीज को 6% को 2 से 3% कर दिया जाए। 99% जो लीज वैल्यू अपफ्रंट भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपनी जमीन के ऊपर लेगी, तो उससे इस कंपनी को लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इस कंपनी के पास 2,500 करोड़ के तो कैश रिजर्व्स है, पर 3.5 से 4,000 करोड़ वो लोन लेगी। अभी ध्यान रहे, इस कंपनी के पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है। अभी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 99% अपफ्रंट ले लिया जाए जिससे कि यह कंपनी में डेट आ जाए। These debts are going to hurt the valuation of the Concor adversely. Why you want to hurt or why you want to adversely impact the valuation of the Concor? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया कार्यशाला में भाग लिया और उपस्थित कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। कार्यशाला में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की और इन कार्यों को जनता के बीच गंभीरता से रखने पर जोर दिया। मैं पहले राष्ट्रीय टीम से आई हुई इन सभी पदाधिकारियों का आज के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने कल से एक अभियान अपने हाथों में लिया है। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी जनपद कुशीनगर जनपद से कल आप लोगों ने इस अभियान का शुभारंभ किया है कि 2017 में जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई थी, 2022 में उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोगों के सम्मेलन प्रारंभ हुए थे और हम लोग कल कुशीनगर में थे। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश है। सायंकाल जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है। जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति रात्रि को सड़कों पर चलने से भयभीत हो, वह उत्तर प्रदेश एक तस्वीर प्रस्तुत करता था। नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने विकास की बड़ी योजनाओं के बारे में कहा। मैंने कहा भी दिल्ली से मेरठ तक एक हम लोग 12 लेन का हाईवे बना रहे हैं, क्या इसकी चर्चा है? उन्होंने कहा साहब इसकी बहुत अच्छी चर्चा है। मैंने कहा मेरठ के एक उत्पाद को हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद में लिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, स्पोर्ट्स आइटम को, क्या इसकी कोई चर्चा है? उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी चर्चा है। मैंने कहा RRT रैपिड रेल हम लोग दिल्ली से मेरठ तक ला रहे हैं। अब तक 3 घंटे मेरठ से दिल्ली जाने में लगते थे, अब 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। 32,000 करोड़ रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी चर्चा है। तो मैंने कहा ये 10 तो मैंने ही आपके सामने गिना दी। अगर आप भी इसी प्रकार से याद करके इन बातों को कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते और कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाते, तो संभवतः आपके सामने संकट नहीं खड़ा होता। ये सभी कार्यक्रम सरकार जिस रूप में आगे बढ़ा रही है, हमें उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखने की आदत जैसे केंद्र की टीम करती है, प्रदेश के प्रवक्तागण करते हैं, उसी तर्ज पर क्षेत्रीय स्तर पर और जनपद स्तर पर भी हर उपलब्धि को लेकर के हर दिन कुछ न कुछ
हर दिन कुछ ना कुछ प्रदेश या क्षेत्र की टीम से आप पूछ करके रख सकते हैं अपनी बात को कि हमें आज क्या बोलना है, हमें आज क्या मैटर देना है, लेकिन जितना बोले प्रभावी हो। क्या बोलना है और कितना बोलना है इसका एहसास जरूर होना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप लोगों का यह जो प्रशिक्षण हुआ है यह सचमुच आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि हम लोग 2022 के देश के और दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें होंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे होंगी, और उस चुनाव की दिशा से हम सबको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि योद्धा तो अपने लड़ेंगे, लेकिन कैसे उस मुद्दे को आम जनमानस तक पहुंचा करके हम अपनी लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ये पूरा दारोमदार यहां पर बैठी हुई इस टीम के ऊपर होगा। मुझे विश्वास है आप सबके नेतृत्व में मीडिया प्रभावी ढंग से आपकी बातों को, पार्टी की बात को, सरकार की बात को और हमारे जनप्रतिनिधियों की बात को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली में कूड़े की गंभीर स्थिति के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एमसीडी के ऊपर भारी फिजूल खर्ची का आरोप लगाया और भलसवा व अन्य कूड़े के पहाड़ों को हटाने के कार्य में देरी का आरोप लगाया। विधायक ने एनजीटी का हवाला देते हुए कहा कि हर साल दिल्ली को इन कूड़े के पहाड़ों से 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है और यह राज्य के लिए शर्म का विषय भी है। दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी सड़क के रास्ते से आता है तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के 3 बड़े पहाड़ तैयार किए, और ना सिर्फ उसको देख के आपको दुख होता है, शर्म आती है, बल्कि उसके बारे में एनजीटी ने एक अखबार का हवाला देते हुए कहा और अखबार को कोट किया। मैं आपको उसको कोट करके बताता हूं कि उसका क्या उन्होंने उसको कहा। बिलो माउंटेन्स ऑफ ट्रैश लाई पॉइजन लेक्स, मतलब ये कूड़े के पहाड़ों के नीचे जहर के तालाब हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये जो इतना कूड़ा पहाड़ के रूप में भलसवा में, गाजीपुर में और ओखला में दिखता है, इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसका अंदाज़ा लगाते हुए कहा लगभग 500 करोड़ रुपए का पर्यावरण को नुकसान है इन 3 कूड़े के पहाड़ों की वजह से। और इन कूड़े के पहाड़ों का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने ऑर्डर पास किए कि दिल्ली नगर निगम जो है इसके ऊपर काम करे। और दिल्ली नगर निगम की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने उनको बहुत पैसा दिया। ये बात गौर करने वाली है कि इन तीनों नगर निगमों को इस पर लगभग 125 करोड़ ईडीएमसी को खर्च करना पड़ रहा है। टोटल खर्चा जो है उस 125 करोड़ में जो गाजीपुर पे खर्चा होगा उसमें ईडीएमसी का मात्र 40 करोड़ है। 125 करोड़ में से ईडीएमसी का मात्र 40 करोड़ है। दिल्ली सरकार इसके अंदर 65 करोड़ रुपए देती है। इसी तरीके से नॉर्थ एमसीडी का भलसवा लैंडफिल को साफ करने के लिए 75 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसके अंदर ईडीएमसी का, नॉर्थ एमसीडी का मात्र 30 करोड़ है और दिल्ली सरकार इसमें 35 करोड़ रुपए देती है।
और साउथ एमसीडी का खर्चा 50 करोड़ है, जिसमें साउथ एमसीडी मात्र 15 करोड़ देती है और दिल्ली सरकार इसके अंदर 25 करोड़ रुपया देती है। यानी कि तीनों नगर निगम जितना पैसा देते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार देती है ताकि इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म किया जाए। और इसकी एक टाइमलाइन जो है एनजीटी ने ही बनाई थी कि इसको किस रफ्तार से कम करना है ताकि ये कूड़े के पहाड़ जो हैं दिल्ली में ख़त्म किए जा सकें। और इसके अनुसार गाजीपुर में, भलसवा में और ओखला में 2021 और किसी में 2022 मार्च तक 25% तक ये कूड़े के पहाड़ कम हो जाने चाहिए थे। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे। उसमें बताया गया है कि इसका काम बहुत स्लो है और अभी जिस हिसाब से यहाँ पे कूड़ा डल रहा है उसको मैं आपको बताऊं तो आपको उदाहरण के तौर पे हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो भलसवा लैंडफिल है उसके अंदर रोज का जो कूड़ा जनरेट होता है उत्तरी दिल्ली नगर निगम का वो है करीब 4500 मेट्रिक टन और उसमें भलसवा लैंडफिल में करीब 2500 से 2600 टन कूड़ा जाता है रोज का। तो जितना ये प्रोसेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा कूड़ा तो वहाँ पे आ रहा है। एनजीटी के ऑर्डर में ही बताया गया था कि ट्रॉमल मशीनों द्वारा इस कूड़े की प्रोसेसिंग की जाएगी और डीपीसीसी की रिपोर्ट में है कि इस वक्त 62 ट्रॉमल मशीनें जो हैं ऑपरेशन में हैं जो बेसिकली इस कूड़े को छानती हैं। ये ट्रॉमल मशीन आती है मात्र 17.5 लाख रुपए की और एमसीडी इसका महीने का किराया देती है 18 लाख रुपए महीना। 17.5 लाख रुपए की नई मशीन आती है जो 8-10 साल चलती है, उसका नगर निगम 18 लाख रुपए किराया प्रति माह दे रहा है। तो इस गति से भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है, जिस गति से ना तो ये कूड़े के पहाड़ कम होंगे और दिल्ली सरकार जो इनको पैसा दे रही है ये पैसे को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुझे बताया गया कि जो 250 करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित किए गए थे, लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है 23/7/2019 का, तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर मात्र 11% कूड़ा इन्होंने प्रोसेस किया है और अगर हमारा अंदाजा ठीक है तो इस 11% से ज़्यादा कूड़ा जो है वहाँ पे और आ चुका है और सिर्फ जो है इन पहाड़ों को फैलाने का काम जो है नगर निगम कर रहा है और पैसे की लूट का काम लगातार वहाँ पे जारी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 27,254 नए मामले, 219 मरीजों की गई जान। पेंशन भोगियों का पीएम मोदी से आग्रह, कहा डीए और डीआर का बकाया जल्द करे जारी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया अपनी याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध। अर्थव्यवस्था को वैक्सीन से मिलेगी ग्रोथ की डोज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा टीकाकरण ही एकमात्र उपाय। पेगासस विवाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया डोमेन विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बोले हमारे विचारों को बनाए रखे पवित्र। भारत भर में 3800 से अधिक केंद्रों पर 95% से अधिक पंजीकृत उम्मीदवार नीट की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। बैलगाड़ियों पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे सिद्धारमैया और शिव कुमार, महंगाई को लेकर बोमई सरकार पर साधा निशाना। अभी नहीं थमेगा बरसात का सिलसिला, हल्की बारिश से पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम। मायावती ने की पार्टी के लोगों से बाढ़ पीड़ितों को बेसहारा नहीं छोड़ने की अपील। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।